कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। गारंटी कंपनी का आगे का जो पार्ट है वो केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रेलेवेंट भी होगा, ध्यान से समझना है हम लोगों को। कैन वी स्टार्ट? हमारे हिमांशु भैया खाना खा के आए हैं बराबर, मैंने खाना नहीं खाया। तुम लोग जल्दी खाना खा ले, 6:30-7 बजे सब लोग, ऐसा है। मुस्कान, खाना खा लिया? आज आपका आवाज मुझे आना चाहिए। कैन समवन प्ले द ऑडियो प्लीज? यस सर। अरे साला नहीं आया। नहीं। कितने वाले? हेलो, देखो बाद में। अभी आया। इतना चिल्लाया क्या आ गया? कहता स्पीकर फट के बोला कि भाई रुक जाओ। कौन था ये? हीरो हीरोइन? भूमिका के घर पे कोई था? नहीं सर। देव के घर पे कोई था? नहीं सर। चलो जो भी था, आइए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉज अ थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटर यानी श्योरिटी, नंबर दो डेटर यानी बोरोवर, क्रेडिटर यानी लेंडर। इतना भी याद आ जाए वापस तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बराबर? ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ नोट सीधा, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए। चले 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 चले। कोई म्यूट कीजिए प्लीज। देखो, अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक हमारा फिनिश हो चुका था। राइट ऑफ श्योरिटी, गारंटर का राइट्स क्या है? नंबर एक राइट जो उनको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट मिल रहा है उसका नाम है इंडेमनीफाई होने का और सबरोगेट होने का। ये दो राइट्स है किसके अगेंस्ट में? गारंटर को किसके अगेंस्ट में? बोरोवर के अगेंस्ट में, राइट? दोनों एक ही है, इसको समझते हैं इजिली। देखिए, आप जब कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी समझते हो आप क्या बोलते हो कि अगर बोरोवर पे नहीं कर पाएगा तो कौन पे करेगा? गारंटर पे करेगा। किसको? क्रेडिटर। ये तो आप बोल ही देते हो। लेकिन अगर गारंटर पे कर देता है लेंडर को, उसके बाद क्या? तो उसके बाद गारंटर वो पैसे बोरोवर से वसूल कर सकता है। ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आप किसी के बिहाफ पे किसी को पे कर देते हो, जितना पे किया उतना वापस लेने का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब ये चीज लिखी नहीं है, गारंटी में लिखी नहीं होती हूँ। लिखा सिर्फ क्या होता है, अगर आप पे नहीं करोगे तो ये पे करेगा, ये लिखा होता है। लेकिन लिखने पे करने के बाद वो रिकवर कर पाएगा बोरोवर से, वो लिखा नहीं होता, वो इम्प्लाइड होता है। वो क्या होता है? इम्प्लाइड होता है। इस लॉ कहता है, उसको हम इंडेमनिफिकेशन का राइट कहते हैं। ये राइट गारंटर को मिलता है किसके अगेंस्ट? दिस इज द राइट अवेलेबल विद द गारंटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। कि जैसे ही मैं आपके भी यहाँ पे जो भी चुका हूंगा, जो आपकी लायबिलिटी थी, वो सारा का सारा पैसा मैं आपसे वसूल कर सकता हूं, भले ही इसके बारे में कुछ लिखा ना हो। इसे इम्प्लाइड कहते हैं, इसलिए राइट टू इंडेमनीफाई कहते हैं। राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू इंडेमनीफाई। समझा? इसको समझा है तो इसको राइट, इसको रीड करो इतने पार्ट को। आई होप आपने पढ़ लिया हो, आई होप आपने समझ लिया है। डू यू अग्री एवरीवन विद द फर्स्ट पॉइंट, राइट टू इंडेमनीफाई? समझा?
देखिए, सेकेंड राइट जो उसको मिलेगा अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, दैट इज अ राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन यानी क्या? सब्रोगेशन यानी अगर ऋषभ परियर के अंदर महात्मा गांधी की आत्मा घुस जाती है तो हम क्या कहते हैं कि परिहर के अंदर गांधी जी स्टेप इनटू द शूज हो रहे हैं। मतलब किसी और के अंदर, किसी और की शरीर को, किसी और के रोल को, किसी और के राइट्स को लेना। यहाँ पे है ना निष्का, जैसे ही गारंटर क्रिएटर को पे करता है ना, जैसे ही गारंटर क्रिएटर को पे करता है, जैसे ही गारंटर एचडीएफसी बैंक को पे करता है, तो जो राइट्स, जो पावर्स एचडीएफसी बैंक को थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो सारे के सारे राइट्स, वो सारे के सारे राइट्स मिल जाते हैं गारंटर को अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। स्टेपिंग इनटू द शूज, सब्रोगेशन यानी, यानी जो राइट्स क्रेडिटर के पास थे अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर हिमांशु, वो सारे के सारे राइट्स मिल जाते हैं इसको, श्योरिटी को अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। अभी क्लियर विद द स्टोरी? अभी क्लियर विद द स्टोरी? स्टेपिंग इनटू द शूज समझ में आ रहा है? एनी को हम एनी टाइम देखते हैं, एनी टाइम नहीं देखते हैं ना। एनी, एनी कम्स एनी टाइम, नाम के जैसा ही काम। चलो पढ़ो ये। एनी मुझे बताओ, आप आते क्यों नहीं लेक्चर में रोज? एनी बताओ। सर आती हूँ, वीडियो ऑन में रहता है। आते हो? देखो मुझे तो पता भी नहीं क्या लेक्चर में आते हो, बोलो। पढ़ो तो, वरना ये वाला पार्ट पढ़ो। क्या आपका पढ़ के हो गया? क्या ये पढ़ के हो गया आप सबका? हो गया? क्या आपको समझा? दो राइट्स होते हैं, एक और दो। पहला राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू सबरोगेट। राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू सबरोगेट। इंडेमनीफाई में आप ये कहते हो हमने जो चुका दिया वो हम लिख पाएंगे, और सबरोगेशन में आप ये कहते हो कि क्रेडिटर को जो हक थे वो सब हमें मिल जाएंगे जब उसको हम पे कर देंगे। अभी क्लियर विद दिस 2 पॉइंट्स? अभी क्लियर? अभी क्लियर विद दिस 2 पॉइंट्स पलक, सुहानी, उसका? ठीक है। अब ये आगे जाते हैं यहाँ पे, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट हमारे पास क्या राइट्स है? ये कहता है राइट टू क्लेम व्हाट? सिक्योरिटीज। राइट टू क्लेम व्हाट? सिक्योरिटीज। पहले तो इसको समझते हैं, राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज यानी क्या। मान लीजिए देव जैन ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था, आशीष सर गारंटर थे। अब देव जैन ने जब लोन लिया था, आशीष सर जब गारंटर बने थे, उस लोन के रेफरेंस में देव जैन ने कुछ सोना गिरवी रखा था किसके पास? बैंक के पास। अब जब देव जैन वो पे नहीं कर पाया, और जब बैंक हमारे पास आता है, मतलब आशीष सर के पास जाता है कि सर आप पैसा दीजिए, आप गारंटर हो, और सर अगर वो पैसा दे दे, तो देते वक्त सर एक बात कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज जो आपके पास पड़ी है, जो सोना आपके पास पड़ा है, जो भी चीजें गिरवी रखी गई थी वो जो आपके पास पड़ी है, वो सब के सब आप हमें दे दीजिए, नहीं तो हम पैसा नहीं देंगे। ये राइट हो गया, क्या हो गया? राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज। क्या हो गया ये? राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज।
तो अगर आप नहीं दोगे हमें तो हम क्या नहीं देंगे आपको? अगर आप वो हमें नहीं दोगे एनी एनी, तो हम आपको उतने पैसे कम देंगे। 5 लाख देने हो, 3 लाख की सिक्योरिटी तो दो ही देंगे, फिर बाकी के 3 लाख नहीं देंगे, क्योंकि उतना पैसा उतना गोल्ड तो आप हमें वापस नहीं कर रहे हो। हेलो। लेकिन निष्का, इसके लिए कुछ कंडीशंस है निष्का, उस कंडीशंस को आप लोग ढूंढोगे यहाँ पे, पढ़िए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। कंडीशंस के बारे में कुछ जानकारी हुई आपको? कोई बताएगा मेरे को? सुहानी, क्या कंडीशन लगी आपको बेटा, बताओ। मैं आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं कहाँ पे गया? मैं पहले खुद पिन हो जाऊँ फिर आपको पिन करूँ। कहाँ गया सुहानी? सुहानी सुहानी सुहानी, आंसर दो, चलो सुहानी, कम ऑन, बोलो। नहीं आया। नहीं आया? हम पलक को जोड़ते हैं। कम ऑन, पलक बताइए सुहानी को क्या सीखा? हाँ बोलो बोलो, अरे बोल तो ऐसे रहे हो कि आपको बोलना ही पड़े, मजबूरी में बोल रहे, कम ऑन। ऑडियो ऑन करके बोलते हैं बेटा। सर जितना बता उतना बोल रहे। उसमें ये बताया था कि जितनी सिक्योरिटीज पे राइट क्रेडिटर का होता है, मींस प्रिंसिपल डेटर्स का, उतना ही राइट सिक्योरिटी पे गारंटर का भी होता है, और श्योरिटी का। हम्म। और कुछ? चलिए हम चिरायों को ऐड करते हैं यहाँ पे। ऐड कर रहे हैं जब तक। तुम सब खड़े रहो क्लास के अंदर, पलक और सुहानी, स्टैंड अप इन द क्लास, पिन दो तुम दोनों। चलो चिरायु बता। काश हम खड़ा नहीं कर सके जूम पे ना। या सब समझ। मतलब एटीट्यूड है। चलो अभी हम हमारे मुख्य अतिथि को जोड़ते हैं। अतिथि बताइए। बोल हिमांशु, जोड़ दिया तुझे मैंने। सर मतलब उसमें ये बता रखा है कि भले ही जो गारंटर है उसको ये मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी रखी है नहीं रखी है, फिर भी वो जब पेमेंट करेगा तो सिक्योरिटीज वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, और कुछ? और सर मतलब अगर जो क्रेडिटर है उसने सिक्योरिटीज डेटर को वापस दे दी, तो फिर वो जो गारंटर है उसको उतना जितने की सिक्योरिटीज थी वो उतने अमाउंट से उसकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और कुछ बोलने के लिए निष्का को ऐड करते हैं, और कुछ बोलना है निष्का इसमें ऐड करना है आपको? सर गारंटर को उतनी सिक्योरिटी मिलेगी जितनी जिस टाइम पे उसने गारंटी दी थी, उतनी प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को दी थी। वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी नाइस। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। जिस दिन और देव ने बैंक से लोन ली, उस दिन को जितना गोल्ड गिरवी रखा, वो गोल्ड कितना भी हो, भले आशीष सर को पता हो या ना हो, सर जब पैसा चुकाएंगे उसको वो गोल्ड वापस मिलेगा, नहीं मिला तो उतना पैसा काट लेंगे। लेकिन अगर देव जैन ने गोल्ड जो दिया है वो बाद में दिया है, मतलब एक ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद, तो उस गोल्ड पे आशीष सर का कोई हक नहीं रहेगा। क्यों कहा सर आपने ऐसा? हमने भी तो देखा था
तो आपने जो देखा था उसके अंदर क्या लफड़ा है, देखो लफड़ा ये है, द श्योरिटी कैन क्लेम ऑल सिक्योरिटीज विच द क्रेडिटर हैड at the time of giving guarantee। केस स्टडी बनाने का सबसे उत्तम उदाहरण, हिंदी में सुधर गई आपसे बात करते करते, द क्लासिक केस स्टडी पॉसिबल हियर इज कि if the loans have been given, if the securities have been given by the borrower, that is debtor, to the lender, that is creditor, subsequent to contract of guarantee, then the right of the creditor to claim securities from, right of the surety to claim securities from the creditor lapses for any subsequent securities provided towards the same। क्या आपको समझा? क्या आपको समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? हिमांशु समझा? शाबाश। निष्का, निष्का समझाने की कोशिश करो थोड़ा, चलो हम देखते हैं, समझाओ हीरो लोग को, हीरोइन लोग को। सर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल लोन आज के दिन लिया है अगर किसी ने, और आशीष सर ने गारंटी दी है उस लोन की, पर आपने सिक्योरिटीज आज भी 1 हफ्ते बाद दी है, तो गारंटर को वो सिक्योरिटीज नहीं मिलेंगी, बट अगर आज के दिन दी है तो फिर मिल जाएंगी। समझा? ये मुझे मना करेंगे, आप समझो मेरी बात को, मैं समझाऊं कैसे तो मुझे नहीं पता, मारवाड़ी मुझे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है, बट क्या हुआ वो नहीं हो सकता। जो क्या जो हुआ वो तो हमने बोल दिया। क्या हुआ कि सर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी साइन हुआ ओरल या राइटिंग में, उस दिन तक में जितना भी सिक्योरिटीज बोरोवर ने बैंक को दिया होगा, भले ही उस चीज की जानकारी गारंटर को हो या ना हो, गारंटर हर चीज क्लेम कर सकता है फ्रॉम द क्रेडिटर। लेकिन गारंटी देने के बाद अगर कोई गारंटी को सिक्योरिटी बढ़ा के दे दी इसने बोरोवर को, लेंडर को, तो उसके ऊपर किसका हक नहीं है? श्योरिटी का, गारंटर का हक नहीं है। क्या ये समझा? क्या ये समझा? सॉर्टेड हो गया, ये पहला लाइन तो खत्म। अभी क्वेश्चन क्या आता है आपका? अभी क्वेश्चन हिमांशु क्या आता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर क्यों का जवाब आप मुझसे मांगोगे, मारना चाहिए मैं तुमको, लेकिन सुनो इस क्यों का जवाब भी, कि ऐसा क्यों होता है। देखो ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है हमें, ये सिर्फ हमें ये कहना चाह रहा है कि जिस कंसेंट से आशीष सर ने गारंटी दी थी, उस उसके फैक्ट्स को अगर आपने चेंज किए होते हिमांशु, जो मुझे नहीं पता होते, तो मुझे फिर भी हक होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आपने कोई चेंज किया है, तो उस समय पे जब मैंने गारंटी दी थी उसके फेस में कोई बाद में चेंज आपने किया है जो फेवरेबल चेंज है। कौन सा चेंज है? फेवरेबल चेंज, यानी क्या कि सिक्योरिटी बढ़ाई है कम की है? बढ़ाई है। 10 लाख का लोन लिया था, मैं गारंटर था, अब लोन के साथ गोल्ड भी दे दिया गिरवी रख के, तो उससे क्या होता है? उससे उससे होता क्या है? उससे तो रिस्क बढ़ता है, कम होता है? कम होता है। तो यू अग्री? तो यहाँ पे है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ना, यहाँ पे वो जो क्लेम करने की बात कर रहा है ना हिमांशु, क्लेम, वो कौन सी सिक्योरिटी क्लेम कर सकता है? जो उस समय पे थी, बराबर। लेकिन अगर सिक्योरिटीज आर रिटर्न बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? तो आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसने उसको वापस कर दी, हेलो, तो उतना पैसा तो कम दोगे कि नहीं? वो तो पैरेलल राइट है, वो तो रहने ही वाला है। डू यू अग्री? यानी आप निष्काम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उसने किसको दे दिया?
अगर वो वैल्यू गोल्ड को दे दिया होता कि इसको हिमांशु बैक टू द बोरोवर, तो उतनी वैल्यू का पेमेंट मैं नहीं करूंगा, वो तो राइट मुझे रहेगा। हेलो। तो फाइनल नुकसान कुछ नहीं हुआ है। नुकसान नहीं हुआ, किसको नुकसान नहीं हुआ? आशीष सर को नुकसान नहीं हुआ। वो क्लेम नहीं कर सकते लेकिन सेट ऑफ कर सकते हैं। वो क्लेम नहीं कर सकते लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं, समझा? वो क्लेम कब कर सकते हैं? अगर वो तभी था जब कॉन्ट्रैक्ट किया, तब तब वो क्लेम कर, बाकी क्लेम नहीं कर सकते। अब लॉ को ये भी सीखना जरूरी है कि जो लॉ बन गया ना, ये भगवत गीता नहीं है, ये आपका आगमवाणी नहीं है। जो जो सच है, परम परम सच नहीं है। तो सालों से लॉ बदलते आ रहा है, बदलते रहेगा। तो इसमें अगर मुझे कोई पूछे, देव सर इससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है भविष्य के लिए, तो मैं कहता एट द टाइम और सब्सिक्वेंट टू इट। मैं ऐड कर देता। क्यों ऐड कर देता? इससे लॉ बेटर बनता। इससे क्या बनता? तुमको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमको मैं सत्य घटना समझा रहा हूँ कि जो लिखा है वो सत्य है, अभी जो लिखा है वो, पर वो परम सत्य नहीं है। यानी वो कभी भी चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं हिमांशु? अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, चेंजेस। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सत्य, सत्य अधूरा था। तो इसमें भी चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। लेकिन कैसा है ना, इंडिया में चेंज आना मतलब खतरों के खिलाड़ी। 25 साल। कंपनीज एक्ट 2013 कब आया? 17 में आया। 2013 आने के बाद 17 में आया। मतलब ऐसे सिचुएशन है कि जो कोई लॉ बन गया 2013 में, वो आते आते 4 साल और लग गए उसको। मतलब तूने गाड़ी खरीद ली, चलाने को 4 साल लग गए। इंडिया में एक कंपनी कानून 1926 में आया था, फिर सीधे 2013 में आया। मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 साल के बाद। तो भाई, आप कौन सा कानून पढ़ रहे हो? 1872? तो कभी सोचा? 1872 पढ़ रहे हो? 1872 पढ़ रहे हो मुस्कान? 1872 तुम्हारी दादी ने, की दादी ने पढ़ा होगा शायद। सेम चीज तुम पढ़ रहे हो, फिर भी अपने भेजे में घुसता नहीं है। 1872 याद करो, तुम्हें पूर्व जन्म याद आ जाए, तुमको रिवीजन करने की जरूरत पड़े सिर्फ। कभी ना कभी पढ़ा हो पहले जन्म में। ये सिचुएशन है। एनीवेज, मैं कहना ये चाह रहा था आपको कि ये चेंजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखना बहुत जरूरी एट द टाइम, समझा? ठीक है। ये आप खुद पढ़ सकते हो, सेट ऑफ मारना। लेंडर को, सॉरी गारंटर को और बोरोवर को जो भी पैसे लेने बाकी हो किससे? क्रेडिटर से, वो उतना काट के बाकी पैसा दे सकता है। डिडक्शन का राइट है। देखो क्या लिखा है। आगे जाते हैं हम लोग, कहना है गो फॉरवर्ड। सेट ऑफ समझा सबको? पलक समझा सेट ऑफ? कि जितना पैसा आपको लेना बाकी होता काट दो, बात खत्म। अब ये पार्ट आप सब साथ में पढ़ना। स्टार्ट।
चलिए आपने पढ़ा एक बार पढ़ा, थोड़ा सा भारी पड़ा होगा ये समझने में, डू यू एग्री? ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ने दिया आपको कि आप थोड़े अलर्ट हो जाओ आगे क्या आ रहा है, सुन ध्यान से। मान लीजिए निष्का, सुहानी और पलक, ये तीन लोग क्या थे? को श्योरिटी थे। क्या थे? को श्योरिटी, यानी तीन गारंटर। कितने गारंटर? तीन गारंटर। अभी कहता है नॉर्मली किसी ने कुछ बोला नहीं और सिर्फ इतना कहा कि हम तीन भी गारंटर है, हम तीन भी गारंटर है, तो क्या मानने का? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ गारंटरशिप? इक्वल। नंबर दो, अमाउंट का कोई लिमिट होगा कि नहीं? सर नहीं, क्योंकि बोला ही नहीं है। मतलब नो लिमिट, इक्वल इज अवर नॉर्मल रूल, बराबर। नो लिमिट ऑफ अमाउंट एंड इक्वल रेशियो इज कॉमन रूल ऑफ को श्योरिटी, बराबर। नंबर टू, अगर सुहानी कहती है सर अमाउंट में हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने रेशियो फिक्स कर दिया, 40% सुहानी, 40% पलक और 20% निष्का, तो अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर दो, 40-40-20 विल बी द रेशियो ऑफ गारंटी एंड द अमाउंट इज अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर तीन, सुहानी, सोनी, पलक, निष्का ने रेशियो डिसाइड नहीं किया, ये अमाउंट बोला कि सर मैं तो लायबल सिर्फ 3 लाख तक रहूंगी, सुहानी बोली। पलक बोली सर मैं 2 लाख तक रहूंगी। निष्का बोली सर मैं सिर्फ 1 लाख तक रहूंगी। अभी रेशियो हो गया इक्वल, लेकिन रेशियो इक्वल के अंदर क्या लग गया? लिमिट ऑफ अमाउंट लग गया, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, उससे ऊपर लायबल हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर चार, सर सोनी सोनी ने, पलक ने और निष्का तिवारी ने अमाउंट भी फिक्स कर दी 3-2-1 और रेशो भी फिक्स कर दिया 40-40-20। ये भी हो सकता है। यानी कितने कॉम्बो बनाए मैंने? 4। नंबर एक, इक्वल प्रपोर्शन नो लिमिट। नंबर दो प्रपोर्शन 40-40-20 नो लिमिट ऑफ अमाउंट। नंबर तीन, इक्वल प्रपोर्शन लेकिन लिमिट ऑफ 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। नंबर चार, लिमिट भी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख वाली और प्रपोर्शन भी 40-40-20 वाला। ये भी पॉसिबल हो सकता है। क्या आपको समझा? हेलो? अब इसको मैथमेटिकली समझाना मेरा जिम्मेदारी नहीं है मुस्कान, उसको मैथमेटिक्स समझना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये मुझे आता नहीं है, बराबर। लेकिन आपको मैं समझाने जाऊंगा मैथमेटिकली तो मुझे 2 सम्स करवाने पड़ेंगे आपको, जिसमें मैं आपको अमाउंट बोलूंगा, रेशियो बोलूंगा, फिर उस हिसाब से हम क्या करेंगे? अलोकेट करेंगे। लेकिन एग्जाम्स में वो लेवल के सम्स करवाना फिर वो अकाउंट्स का पेपर बन जाएगा, लॉगर पेपर नहीं रहेगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक रेफरेंस देता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल, लायबिलिटी होती कितनी? लायबिलिटी अगर होती मान लीजिए 3 लाख की, कितनी होती लायबिलिटी बेटा? 3 लाख की। और इस 3 लाख के पार्ट में लिमिट होती कौन सी वाली? के लिमिट है से हम लोग बोले अमाउंट रेशियो इक्वल है, लिमिट है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो अभी सबसे कवर लिमिट किसकी है? निष्का तिवारी की, तलवार की। तो वो पहले एक साथ शुरू करते हैं। निष्का 1 लाख देगी, पलक भी 1 लाख देगी और सुहानी भी 1 लाख देगी, तो 3 लाख की लिमिट क्लियर हो गई, लायबिलिटी हो गई पूरी। अब निष्का से आप नया वसूल कर सकते नहीं हो। पलक से आप वसूल कितना कर सकते हो? 1 लाख, दो में से एक वसूल हो गए। और सुहानी से कितना वसूल कर सकते हो आगे जाके? 3 में से 1 गया, मतलब 2 लाख। तो पलक बची 2 लाख के लिए, पलक बची 1 लाख के लिए, सुहानी बची 2 लाख के लिए। और निष्का बोलती मैं हाथ छोड़ दी, आज से मुझे मत मांगना पैसा, मेरा काम हो गया। ये कौन सा ऑप्शन मुझे समझाया तुम लोगों को? जब लिमिट होती है अमाउंट की लेकिन ना होती है रेशियो की, बराबर। लेकिन अगर इसमें मैं रेशियो मर्ज कर दूं, क्या मर्ज कर दूं मैं? रेशियो मर्ज कर देता है इसके अंदर। तो इस दैट सिचुएशन आपको लिमिट के साथ रेशियो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता? अगर निष्का तिवारी डालती है 50,000, पलक डालती है 1 लाख, और पलक डालती है 1 लाख, सॉरी रेशियो क्या है अपना? 40-40-20, राइट? 50,000 परफेक्ट था वो अमाउंट। 50,000 फ्रॉम निष्का, तो पलक का 1 लाख और सोनी का 1 लाख। आपको समझ में आ रहा है? फिर वो रेशियो में जाता है, क्योंकि वो रेशियो क्या है? अमाउंट भी
और रेशियो भी। फिर वापस 10,000 डालेगी निष्का, तो उस हिसाब से डालेंगे कौन, पलक और ओपन। तो ये आपको वर्किंग बनानी पड़ती है उस रेफरेंस पे। बट मैंने आपको सिर्फ झलक दे दिया कि वर्किंग बनता कैसे है, अमाउंट वाइज और रेशियो वाइज। अभी तक के हिस्ट्री में सीए इंटर में भी नहीं आया है ये पूरे एलिमेंट में न्यूमेरिकल सिचुएशन टू दिस आंसर। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपको उतनी मेहनत करवाऊं। तो सीए इंटर में नहीं पूछा है, वो फाउंडेशन में पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, मैथमेटिकल सोल्यूशन जरूरी नहीं है। आई होप मुस्कान आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी अभी, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़िए वापस एक बार। आप सिर्फ ये लिख सकते हो आगे रेफरेंस में कि अमाउंट वाइज रेशियो वाइज, अमाउंट वाइज रेशियो वाइज, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको लिमिट डाला, लिमिट डालो। आपकी आपको पावर दिया गया है कि आपको जो करना है करो। आप अगर कुछ बोलोगे नहीं तो बूच लग जाएगी आपकी, आप अनलिमिटेड लायबल हो जाओगे, रेशो इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ बोला है तो जितना बोला है उतना लिमिट रहेगा, रेशो जो बोला है वो रहेगा। अभी आपको ध्यान देना है कि रेशो आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, अमाउंट आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। नहीं बोलने पे लायबिलिटी पूरी की पूरी अनलिमिटेड हो जाएगी, तो संभालना पड़ेगा, बराबर? ठीक है, अब लास्ट पार्ट, इस जर्नी का लास्ट पार्ट आता है, डिस्चार्ज फ्रॉम श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। लायबिलिटी श्योरिटी की कब नहीं होगी, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंटर्स ये पूरे जर्नी के। और जब हम ये फिनिश करते हैं तब जाके हमारा टॉपिक सो जाता है। ठीक है, शांति से सो जाता है। आइए सुनते हैं कि श्योरिटी लायबल कब नहीं हो, कब होगा, सॉरी, श्योरिटी लायबल कब नहीं होगा। डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी तो ये कहता है कि अगर गारंटी स्पेसिफिक होगी तो, या कंटिन्यूस होती तो। अगर गारंटी कंटिन्यूस होती, अगर गारंटी कंटिन्यूस होती, अगर गारंटी कंटिन्यूस होती, तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए वो क्या कर सकता है, अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकता है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स के लिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन। ये हमें पता है या नहीं, पता है। स्पेसिफिक गारंटी के लिए हम लायबिलिटी रिवोक तभी कर सकते हैं अगर वो लायबिलिटी अक्रू ना हुई हो तो। ये मैंने आपको कल समझाया था। लोन लिया था, डिसबर्समेंट बाकी था, डिसबर्समेंट के पहले हमने वापस रोक दिया, तो हम रोक सकते हैं। ठीक है, एक बार पेमेंट हो गया तो फिर स्पेसिफिक गारंटी रुक सकती नहीं है। प्लीज पढ़िए पॉइंट नंबर 1, आपको ना समझे तो मुझे 50 बार पूछिए।
यही क्लियर है, आराम से पढ़ा आप लोगों ने। एक सेकेंड ना बच्चों। चलिए, अगर गारंटर की डेथ हो जाती है, ऑटोमेटिकली कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है, लेकिन सिर्फ विच ट्रांजेक्शन्स के लिए, फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए। तभी हमें नोटिस नहीं देनी पड़ती, क्योंकि डेथ की नोटिस नहीं होती, डेथ की नोटिस नहीं होती, डेथ की नोटिस नहीं होती। आगे कहता है कि सर, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हमने कुछ चेंजेस कर दिए, वेरिएशन कर दिए। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। और वो कंडीशंस को आपने श्योरिटी को नहीं बताया, यानी बोरोवर लेंडर ने चेंजेस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपने नहीं बताया। ऐसे केसेस के अंदर श्योरिटी shall be released for such transactions as takes place after such variation। तो उसके बाद के जितने भी राजा हिमांशु होंगे उसके लिए कौन लायबल नहीं होगा? गारंटर लायबल नहीं होगा। अब शांति से लाइन टू लाइन पढ़िए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ये राइटिंग लिखना। हेलो, ये हो गया? ठीक है। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये तो आपको समझ गया होगा ना कि एनी चेंजेस मेड आफ्टर द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने गारंटर के पूछे कोई भी चेंज किया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा? उस कॉन्ट्रैक्ट उस चेंज के बाद लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। डू यू अग्री? शाबाश। अब ये कहता है, साथ सुनना, ये तो है ना एग्जाम के लिए एकदम जोरदार सिचुएशन है ये वाला। एक मिनट, ये सिंपल वाला, सॉरी नीचे आएगा वो। इफ द क्रेडिटर मेक्स अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर,
whereby principal debtor is relieved from his liability, or the creditor does any act or omission resulting in discharge of principal debtor, then the surety is discharged. इसको पढ़ने से पहले आपको सिर्फ क्या पढ़ना है मेरे पास से, ये लाइन को पढ़ने से पहले, कि अगर बैंक ने देव को डिस्चार्ज किया तो आशीष सर भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोई भी रीजन से बैंक ने प्रिंसिपल डेटर को माफ किया तो आशीष सर भी माफ हो जाएंगे। हेलो हेलो, एक बार ध्यान से इस चीज को पढ़िए, ध्यान से, जो मैंने कहा वही लिखा है। If the creditor makes a fresh contract with the principal debtor, creditor यानी बैंक, debtor देव, where the principal debtor is relieved यानी मुक्त हो गया लायबिलिटी से, या फिर उसने ऐसा कुछ किया बैंक ने जिससे उसका इफेक्ट ये बनता है कि आपका प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज हो गया हो या रिलीव हो गया हो, डिस्चार्ज हो गया हो या रिलीव हो गया हो, शॉर्टी कहता है मैं भी डिस्चार्ज हो गया, मैं भी डिस्चार्ज हो गया, मैं भी लायबल नहीं रहूंगा। बोलो हाँ या ना, समझा? कॉम्पोजिशन में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉम्पोजिशन किया, कॉम्पोजिशन यानी ऐसे लिखा नहीं सर, कॉम्पोजिशन यानी सेटलमेंट किया, क्या किया, सेटलमेंट किया, सेटलमेंट किया, पूछे बिना सेटलमेंट किया, सेटलमेंट किया, बोलता है मेरे को पूछे बिना करोगे। और अगर निष्का 10 लाख लेने थे, 10 लाख लेने थे बैंक को देव सोनी से, देव सोनी को बुलाया, देव सोनी इधर आ, क्या है पैसा नहीं दे रहा, अरे नहीं है सर पैसा नहीं, चल एक काम कर 5 दे, खत्म कर, क्या 5 दे दू, खत्म, हाँ खत्म, 5 दे दिया, खत्म। उसके बाद बैंक जाती है आशीष सर के पास कि बाकी के 5 दो, बोलता है भाई अब मैं बाकी के 5 दूंगा नहीं, क्योंकि तूने रेमिशन कर दिया है, क्या कर दिया तुमने, रेमिशन कर दिया, रेमिशन पे आप डिस्चार्ज हो जाते हो। बोलो हायर, बैंक वो बंदा लायबल नहीं है, कौन, गारंटर लायबल नहीं रहे उसके अंदर, आशीष लायबल नहीं रहे उसके अंदर, डू यू अग्री? कॉम्पोजिशन के बाद जो अनपेड पैसा है उसके लायबिलिटी नहीं रहती। अभी क्लियर? आगे का पार्ट, अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, द शॉर्ट इज डिस्चार्ज इफ द बैंक विदाउट ऑप्टिंग कंसेंट ऑफ श्योरिटी यानी गारंटर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल डेटर, कि हम आप पे केस नहीं कर सकते। देव सोनी को कहे बैंक कि तू कुछ भी कर ले, हम तुझ पे कभी केस नहीं करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब क्या कर देना, मुक्त कर देना। किसको मुक्त कर देना? प्रिंसिपल डेटर को। उसको मुक्त किया तो लायबल कौन नहीं होगा? श्योरिटी लायबल नहीं होगा, श्योरिटी लायबल नहीं होगा, श्योरिटी लायबल नहीं होगा। अब ये वाले पार्ट पे आने से पहले ये 2 पार्ट्स को कवर करते हैं। लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर, इसको ध्यान से पढ़िए, क्लाइंट तो मोती है, मोती, तो ध्यान से पढ़िए। हेलो हेलो, हेलो। अब इसके अंदर निष्का हमने ये सीखा बेटा
कि वो वाला पार्ट जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि एट द टाइम वाला सिचुएशन, राइट, वो आप क्लेम कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर उसने घुमा दिया ना बेटा, उसका मतलब उतना पैसा मैं कम दूंगा, डेफिनेटली यस बोलो, है या ना। तो ये राइट है आपका कि अगर जितना वैल्यू का गारंटी, जितना वैल्यू का सिक्योरिटी आप घुमा दोगे, उतना पैसा हम आपको कितना देंगे, उतनी लायबिलिटी हमारी कम हो गई, उतने से हम लायबल नहीं रहे। भले मुझे पता हो या ना पता हो, तुमने पहले दिया हो या नहीं, अरे वो सब गया भाड़ में, मैं क्लेम नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं तो टाइम पास क्या होगा हिमांशु? आशीष सर 10 लाख देंगे बैंक को, बैंक को सोना दे देगी देव को, देव सर मुझे तो मजे ही मजे, लोन को सोना वापस आ गया और मुझे लोन भी मिल गया। आशीष सर बोले साला मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे, तो मैं तुमको लोन भी दूं पूरा। हेलो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, मेरा स्क्रीन कैंसिल हो गया। तो आपका कुछ भी हो जाए बेटा, आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन काट तो सकते हो। हेलो, काट लेना उतना पैसे, एक नहीं, यहाँ पे आपने सीखा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको समझने से पहले मान लीजिए निष्का तलवार एक जगह पे अकाउंट्स का जॉब करती है, वहां पे उसने हिमांशु कटरक को ज्वाइन करवाया, लेकिन उन्होंने कहा हमें गारंटी चाहिए, नया बंदा है। निष्का ने कहा उसने कुछ गड़बड़ किया तो मेरी गारंटी, कैश इन हैंड जो भी होगा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो जो भी अमाउंट कैश में गड़बड़ होगी, गारंटी किसने ली? निष्का ने। अब हुआ क्या, हिमांशु भैया ने 50,000 रुपए का एक छोटा सा घपला किया, कैश इन हैंड को कैश इन पॉकेट कर दिया, मतलब पॉकेट आगे गुल हो गया। 2 दिन के बाद जब डेफिशिएंसी आई कैश इन हैंड और कैश इन बुक्स में, तो पकड़ा गया। तो निष्का को नहीं बोला मैनेजर ने, कंपनी ने किसको नहीं बोला? निष्का को नहीं बोला। हिमांशु को वार्निंग दी और छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अगली बार मत करना। उसके बाद भाई ने बड़ा कांड किया, 50 लाख लेके गुल। कितने लेके गुल? कैश इन हैंड नहीं कर दिया, पूरा दब, लॉट मारा, लॉट। सब कंपनी ने निष्का पे केस किया कि आप गारंटर हो इसके परफॉर्मेंस के, आप 50 लाख दो। तब 2-3 दोस्तों ने बोला निष्का को, पहले से उसकी नीयत में खोटी थी, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे अगले लास्ट महीने में तो उसने 50,000 का नुकसान किया था, क्या बात कर रहे हो? मुझको तो बोला ही नहीं। तुमको नहीं पता? सबको पता है, कंपनी को पूछो, डिड ही डिड दैट? यस बट ही लीव्ड ऑन दैट डे। यहाँ पे कंपनी ने गलती कर दी है, कंपनी ने गलती कर दी है। ये बात की जानकारी निष्का तलवार को दी होती तो शायद निष्का तलवार सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या कर लेती, अपनी गारंटी छोड़ देती, रिवोक कर देती, तोड़ देती। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे क्रिएटर की एक्ट जो है ना, क्रिएटर ने कुछ नहीं किया है जो करना चाहिए था, मतलब ओमिशन की एक्टिविटी भारी पड़ गई, इस वजह से निष्का कहेगी भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं लायबल नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मटेरियल था। मुझे बताया होता तो मैं मुझको बचा सकती थी। हेलो, 50,000 बचाया होता ना, तो आज ये दिन नहीं आता, 50 लाख वाला दिन नहीं आता। बराबर ना देव? तो देव है, न्याय करेगा। तू ही चोरी करेगा तो नहीं चलेगा, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, इफ क्रेडिटर डस एनी एक्ट, यानी बैंक ने कुछ, कंपनी ने कुछ एक्ट किया विच इज इनकंसिस्टेंट, एग्जाम्पल इनकंसिस्टेंट यानी उसने बताया नहीं, ये कह सकते हो, या फिर
omits to do any act which is the duty to the surety requires him to do. omits to do any act यानी जो फर्ज उसका था बताने का to the surety वो बताया नहीं. And eventual remedy of surety is thereby impaired. इस वजह से मेरी बात को समझना, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, साले सुनते जाओ. इवेंचुअल रेमेडी यानी राइट किसका? कैरेक्टर का. अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड यानी वीक हो गया. इम्पेयर्ड यानी वीक होना. एक मिनट. अरे यार कितने अब पापा अभी सही सही બધું ઠીક છે. હા ના જવાનું ઘરે જવાનું. હા द इवेंट द मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर क्रेडिटर की करतूत ऐसी कुछ है जिससे श्योरिटी का जो राइट्स है अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर वो क्या हो जाए? वीक हो जाए. तो आपके इनकंसिस्टेंट बिहेवियर से या आपकी ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको करनी थी लेकिन नहीं की, उसके लिए हम लायबल अब से नहीं रहेंगे. मैं कलर्स चेंज करके आपको बताता हूँ, इसकी लाइन को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे आपको. देखो, द क्रिएटर डज एनी एक्ट, उसने कुछ ऐसा किया है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ श्योरिटी. मतलब कुछ करना है, डज एनी एक्ट, या फिर उसने कुछ नहीं किया है विच श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू. यानी हिंदी में समझाऊं चिरायु, तो आपने ऐसा कुछ किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आपने जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया. जो करना था वो किया नहीं. हेलो, जो करना था वो किया नहीं, और जो किया वो गलत किया. दोनों केसेस के अंदर फाइनली क्या हुआ? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी का जो राइट था, जो रेमेडी थी, वो क्या हो गई? इम्पेयर्ड हो गई. क्या हो गई? इम्पेयर्ड यानी वीक हो गई. वीक हो गई. तो फिर श्योरिटी बोलता है अभी तुम लोग जाओ बाहर में, मैं लायबल नहीं. समझा? आशीष सर कहेंगे अरे इस कंपनी कंपनी तूने मुझे बताया होता जब हिमांशु ने 50,000 का घोटाला किया, इसका बोलती सॉरी, तो मैं उसी दिन सतर्क हो जाती है, उसी दिन उसको गारंटी रिवोक कर देती. तूने मुझे बताया नहीं ना, विच आई वॉन्टेड यू टू डू. यू विच आई वॉन्टेड यू टू डू, क्या इन्फॉर्म करना. उससे हुआ क्या? मेरा राइट खत्म हो गया. अब अगर मैं तुझे 50 दूंगी भी तो क्या वो मुझे देगा वापस? नहीं दे पाएगा. तो मेरा तो वाद लग गया ना राइट्स का, तो मुझ में लायबल नहीं है. खत्म. क्या आपको समझा? ऐसा कुछ जो करना चाहिए था वो किया नहीं, और जो किया वो करना नहीं चाहिए था. ये इसकी कहानी है सीधी भाषा में. लिखता कैसा? लिखते कैसे ना, दिमाग खराब कर ऐसा लिखते हैं. तो if the creditor does any act which is inconsistent with the right of surety or omits to do anything which surety allows her to do, and due to which the remedy of surety against the principal debtor is thereby impaired, the surety stands discharged. पढ़ लीजिए आराम से एक बार. आपको समझा मैंने आपको कल क्यों नहीं सिखाया? ये थोड़ा सा हैवी था. बच्चों पढ़ो ना फटाफट, चलो ना जल्दी. जल्दी 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो. चलो ना. हो गया?
ये भी हो गया था। अब सिर्फ क्या बचा है, पॉइंट नंबर 7, कि 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज या 1 पेज वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। पेज को पढ़ने में कितना टाइम जाता है ना, वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पेज पे। कभी कभी हम 5 पेज 1 घंटे में कर सकते, कभी कभी 2 घंटे में 2 पेज भी नहीं हो पाते। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उसे हमने जब किया था डिलीवरी नॉल, तो हमने 2.5 टॉपिक कर दिए थे 2 घंटे में, 1.5 टॉपिक, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जिसमें आपको समझाने के लिए मुझे टाइम लगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको भी आप पढ़ोगे तो तांडव होगा, तांडव, प्योर तांडव, प्योर तांडव। पता है क्या कहता है, मैं आपको तांडव ना करने के लिए मजबूर करता हूँ कि आप मत पढ़ो तांडव में, वो तांडव होने ही वाला है वैसे भी, तो छोड़ दो तांडव को, अपन उसको सिंपल करने की कोशिश करें। ये हिमांशु ईगो हट मत कर, कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने की कोशिश मत कर, मैं पढ़ाता हूँ तेरे को। अभी कहता है, बैंक ने देव सोनी को, देव का सरनेम भूल गया मैं, क्या था, देव जैन को एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम। बोला मैं तुझे मोहलत देता हूं और 6 महीने की चुकाने के पैसे। आशीष सर क्या थे, गारंटर थे। अब मोहलत देने के बाद भी देवजन पैसे नहीं दे पाया, और फिर आशीष सर पे केस करने की कोशिश की बैंक ने। क्या बैंक कर सकता है, क्या बैंक कर सकता है, मनोज तेरे से मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ। क्या बैंक कर सकता है, लॉ कहता है, सुनो ध्यान से, लेकिन बैंक ने देव जैन को एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया होता ना, तो, और वो भी गारंटर को पूछे बिना, गारंटर बोला अब तुम भाड़ में जाओ, तुमने मेरे को पूछे बिना उसको टाइम ज्यादा दे दिया, अब वो दे रहा, अभी वो दे नहीं पाया, अब अगर मैं दूंगा तो वो मुझे भी अभी दे पाएगा नहीं, वो सब खत्म हो गया उसका, सब घर बार के भाग गया वो। अभी तो 6 महीना पहले मुझे बोलते तो घर पे भाई बताते था आपको देने का, मैं उसके घर पे बैठ के पैसा ले लेता। अब आप 6 महीने किए थे, उसके पास घर बार कुछ बचा नहीं, अब तुम मेरे पास आ रहे हो, चल जाओ वापस, आप भी माफ करो, वापस जाओ। मतलब गारंटर लायबल नहीं होता अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया है बैंक ने, यानी लेंडर ने, यानी क्रेडिटर ने डेटर को, बिना किसको पूछ के, बिना गारंटर को पूछे, गारंटर मुक्त हो जाएगा। माफ करो, समझा मैं क्या बोला, समझा मैं क्या बोला। गिविंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी डिस्चार्जेस द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब सुना ध्यान से, कुछ मसाला चेंज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, चिरायु ने लोन दिया, ऋषभ ने लोन लिया, ठीक है, और ध्वनिक सर है गारंटर, ध्वनिक सर क्या है, गारंटर, ठीक है। ऋषभ ने, चिरायु ने लोन दिया किसको, पडियर को, और मैं कौन, गारंटर, बराबर है। अब चिरायु की कोई गर्लफ्रेंड थी जो पडियर की फ्रेंड थी, चिरायु तो हाथ हॉकी स्टिक लेके जाने वाला था पडियर के पास कि उसको मार के पैसा निकालता, आज तो छोड़ूंगा नहीं उसको। उसी समय में कौन आता है, चिरायु की गर्लफ्रेंड, कहती है यार ऋषभ कैन यू प्लीज हेल्प, चिरायु को बोलती है कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, हॉकी स्टिक नीचे, कैन यू डू वन मोस्ट फेवर प्लीज, दोनों हॉकी स्टिक नीचे। बोला क्या करना है बोल, पडियर मेरा दोस्त है, पडियर मेरा, उसको बोलना मत, नहीं तो वो बोलेगा मैंने तेरा फेवर, उसको बोलना मत, लेकिन प्लीज तो उसको टाइम देगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम देगा लोन चुकाने के लिए प्लीज। भाई अपना पिघल गया, बढ़िया को तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में, और चिरायु ने 1 साल दे दिया है, ले 1 साल आराम से दे, तू तो अभी अपना क्या हुआ, साला हो गया अपना, छो करना है क्या। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इमोशंस को अलग करूं मैं इसमें से, तो लफड़े मेरे हो गए इसके अंदर। एक्सटेंशन ऑफ टाइम गिवन बाय चिरायु ऑन रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, रिक्वेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी डज नॉट डिस्चार्ज मी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। पहले वाले एग्जाम्पल में बोरोवर लेंडर के बीच में सेटलमेंट हुआ था एक्सटेंशन ऑफ टाइम का,
तो मैं भाड़ में गया, मैं भाग गया कि मैं लायबल नहीं है अभी। लेकिन अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम किसके कहने पे दिया गया है सेकंड एग्जांपल में, थर्ड पार्टी के कहने पे, पार्टी के कहने पे नहीं। हेलो, मतलब पढ़िए को कुछ पता ही नहीं है, पढ़िए को कुछ पता है नहीं, मुझे कुछ पता है नहीं, किसके कहने पे किया था ये, थर्ड पार्टी, वो चिरायू की गर्लफ्रेंड के कहने पे। तो इसे कहते हैं, वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, और उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो नया कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा एक से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, नॉन से कुछ हुआ ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा था वैसा ही रहा, इसलिए मैं लायबल रहूंगा। हेलो, अभी आपको लाइन से समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा ना तांडव होगा, तांडव। आप मान नहीं रहे थे तांडव होगा बोल रहा था तो। द श्योरिटी मतलब ध्वनिक सर इज नॉट डिस्चार्ज इफ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव मोर टाइम टू पडिहर is made by Chirayu with a third person but not with Padihar. Welcome to CA Inter. Welcome to CA Inter. Welcome to CA Inter. आपको क्या लगता है ऐसा ही, ऐसा ऊपर से नीचे आ गया था ऐसे ही आया, ऐसा कुछ ऐसा ही टाइम पास होता है? नहीं होता ना, टाइम पास नहीं होता। समझ में आया क्या, कितना ध्यान हम इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ऐसा आप ऐसे ही पढ़ोगे ना निष्का, ऐसे ही पढ़ोगे ना अपने ऑन से, तो आप ऐसे ही मोमेंटम में, ओके ओके हो गया, समझ गया। You have to pinpoint your eyes towards these concepts. क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? इसी के साथ हमने टॉपिक को क्या किया, रैप ऑफ किया। फटाफट से एक रिफैक्ट, एक फ्लैशबैक देता हूँ आपको फुल टॉपिक का, तो हमारे ये टॉपिक पे थोड़ा सा ग्रिप और बढ़ जाएगा। शुरू कर। क्या आपके पास पीडीएफ है सबका के नहीं है? जो ही मैं उसको मैसेज करो कि गिव मी पीडीएफ ऑफ ऑल चैप्टर्स टुगेदर, ऐसा मैसेज करो, आपको पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी सबका एक साथ मिल जाएगा। सर फिर बिल दे देंगे एक साथ, ठीक है, एक ही पीडीएफ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ड्रीमर्स कौन है आपको पता है? मुझे कंप्लेन मत करना, ठीक है? ठीक है, सुनो यहाँ पे रिजर्वेशन को बैकड्रॉप पे लेके जाते हैं। बैकड्रॉप नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर थर्ड पार्टी परफॉर्म ना करे उसके बदले हम परफॉर्म करेंगे। वो नहीं कर पाया तो क्या नहीं कर, पैसा नहीं दे पाया तो, या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो। गारंटर यानी कौन? श्योरिटी। श्योरिटी यानी कौन? जिसे गारंटी दिया। लेटर यानी कौन? जिसे बोरो किया। लेटर यानी कौन? जिसने लोन दिया। असेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ असेंशियल होने चाहिए, हाँ सर होने चाहिए, लेकिन क्या नहीं होगा तो चलेगा? कंसिडरेशन नहीं होगा तो चलेगा। नंबर 2, प्रिंसिपल लेटर माइनर होगा तो फिर भी चलेगा, श्योरिटी माइनर होना नहीं चाहिए। प्राइमरी किसकी होती है? सर डेटर की। उसके बाद सेकेंडरी किसकी होती है? श्योरिटी की। डेट कैसी होनी चाहिए? लीगली एनफोर्सेबल। डेट क्या नहीं होनी चाहिए? टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, कंसिल किया है, तो आप लायबल रहोगे या नहीं करोगे? तो आप लायबल एज ए श्योरिटी नहीं रहोगे। लायबिलिटी कैसी होती है? सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। Something going on. चलिए, नेचर ऑफ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव यानी इक्वल, उसकी जितनी उसकी उतनी मेरी, इंटरेस्ट के लिए भी सबके सेम रहेगी, लेकिन मैंने लिमिट लिखा डाली होगी तो लिमिट की तरह रहेगी यहाँ पे, राइट। कमेंसमेंट कब होगी? जब उसे डिफॉल्ट किया होगा तब। सूट फाइल करने की जरूरत है नहीं है आपको, डायरेक्टली केस श्योरिटी पे आप कर सकते हो। आपकी लाइफ लिमिटेड हो सकती है, आंसर इज यस, आप अमाउंट बोल के लिमिट कर सकते हो। कंटिन्यूस होती है, हाँ कंटिन्यूस भी हो सकती है फॉर विच ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप क्या डाल सकते हो? लिमिट और लायबिलिटी भी, और टाइम पीरियड में भी लिमिट डाल सकते हो कि इतने साल के लिए, इतने अमाउंट के लिए। गारंटी और इस कंटिन्यूइंग गारंटी जो सीरीज ट्रांजेक्शन के लिए रहती है, आप उसको रिवोक कब कर सकते हो?
ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन, डेट की नोटिस देनी पड़ती नहीं है। उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। श्योरिटी का राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर में एक आता है इंडेमनिटी, जितना चुका है उतना रिकवर करना। सब्रोगेशन यानी क्रेडिटर बन जाना जितना हम क्रेडिटर को पैसा दे देंगे तो। नंबर 2, अगेंस्ट क्रेडिटर क्लेम सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में थी एट द टाइम ऑफ गिविंग गारंटी। नंबर 2, आपको पता हो या ना हो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जितना क्रेडिटर ने वापस कर दिया डेटर को तो उतना पैसा हम उसको उतना कम देंगे एज अ श्योरिटी, बराबर है। सेट ऑफ जितना पैसा लेना बाकी हो कोई अलग व्यवहार में डेटर को या श्योरिटी उतना पैसा हम काट लेंगे टू पे टू क्रेडिटर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बराबर है। उसके बाद आपका जनरल रूल है कि सब लायबल इक्वली रहते हैं, लिमिट और अमाउंट कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, इक्वल रेशियो रहेगा। अमाउंट की लिमिट डाल दी तो लिमिट अमाउंट की डाल दी गई, और लिमिट ऑन रेशियो की लिमिट भी डाल सकते हैं। उसमें 4 कॉम्बिनेशन देखे थे, एक नो लिमिट नो और इक्वल रेशियो, सेकंड लिमिट विथ इक्वल रेशियो, थर्ड में इक्वल रेशियो विथ लिमिट, एंड चौथे में लिमिट भी रेशियो। हेलो, यस। आगे तो हाउ डू यू डिस्चार्ज, तो सर नोटिस देके फॉर स्पेसिफिक गारंटी अगर लाइबिलिटी इनकम नहीं हुए तो कंटिन्यूस गारंटी के लिए फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, डेथ हुई है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएंगे, चेंज के टर्म्स में चेंज के बिना पूछे रिलीज हो जाएंगे आगे के ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपने रिलीज किया किसको, डेटर को, तो हम भी रिलीज हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। सेटलमेंट किया उसके बाद की वैल्यू के लिए आप हमसे पैसे मांग नहीं सकते। प्रिंसिपल को रिलीव किया है विद द, अगर प्रिंसिपल डेटर को नॉट टू सू टू हिम वो अग्री किया तो फिर आप डेटर को भी सू नहीं कर पाओगे, बात खत्म। एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा है विद द प्रिंसिपल डेटर ग्रेटर तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन विद द थर्ड पार्टी तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। हेलो, ये वाला पार्ट वापस आया। जितना क्रेडिटर लॉस हो चुका है उतना लॉस्ट वैल्यू कम हो जाएगी, लायबिलिटी उतनी कम। और या तो जो करा है जो नहीं करना चाहिए था, और जो किया है वो नहीं करना, जो करना था वो किया नहीं, उससे अगर मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया तो मैं उसके लिए भी डिस्चार्ज हो जाऊँ। इसी के साथ हमारा टॉपिक का एक फ्लैशबैक क्या हुआ समाप्त हुआ। आगे क्लियर विद दिस स्टोरी, ठीक है। कल के दिन के लिए मोमेंटम रखने की कोशिश करना, क्योंकि आज मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम गया है जितना मुझे नहीं डालना था टू फिनिश दिस टॉपिक। तो कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 7:30, ठीक है। कल 7 बजे मिलेंगे हम लोग, 7 to 9 एजेंसी फिनिश करेंगे। टू बी देयर टुमारो 7 to 9 टू फिनिश एजेंसी, देन अगेन यू हैव लॉट ऑफ टाइम 31st के पहले तो हम इसको आराम से फिनिश कर ही लेंगे, ठीक है। बाय। सर टेस्ट कब है? 7 बजे है। टेस्ट कल टेस्ट 6:30 दे दोगे, 6 से 7, 6 to 7। सर कॉलेज की एग्जाम है कल। मुझे देने का है वैसे भी टेस्ट, देखो आया मैसेज। टेस्ट कब है, एग्जाम्स है, ठीक है। इनकी एग्जाम्स देखो, आप टाइम टेबल में 5 5:30 मॉक्स तेरे को भी नहीं देनी है, फिक्र मत कर। जिसको मैसेज डालूंगा ना मैं उसी को टेस्ट देनी है। बाकी सब उत्सुक बच्चों को टेस्ट देने की इच्छा होगी वो दे सकते हैं, पेपर भेजना मत मेरे पास, मेरे को मत भेजना, ठीक है। मैं मुझे याद करवाना, मैं मैसेज डाल दूंगा रात को कि द लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल फॉर द टेस्ट। वो लिस्ट आपकी सोल सेलिंग लिस्ट है। अगर भी तू कौन है भाई, मुझे फोटो देख के क्या मतलब। सर देख लो मैं आया हूँ, निज़म तू सेट है, टेंशन मत ले बेटा, तू देगा टेस्ट, ठीक है। ठीक है, हमारा फर्स्ट कंटेंटर मिलेगा आपको टेस्ट देने वाला, ठीक है। ठीक है, एनीवे चलो, मेरे को याद नहीं रहता, रुक लो मैं लिख लेता हूँ, फिर आपका क्लास खत्म होता है मैं भूल जाता हूँ। लिख लेता हूँ मेरे को, किसके नाम लिखा रहा हूँ मैं पता है, भाग्यशाली के नाम। भाग्यशाली कौन है, भाग्यशाली बराबर। थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि नहीं जीवन में, बराबर होना पड़ेगा सर। देव बराबर कि नहीं, बराबर सर। पहला देश रिदम दोषी, नंबर 2 अभिषेक कोठारी, नंबर 3 सुहानी, नंबर 4 निष्का, नंबर 5 मुस्कान,
नंबर 6 हिमांशु, तू बच गया हिमांशु। नंबर 6 चिरायु, सॉरी नंबर 7 चिरायु। नंबर 8 कहाँ गई 8? तो माही भी रेगुलर होती है वैसे, अभी से है नहीं माही में, बच फिर भी आपको मैं, बाकी देना नहीं देना आपकी इच्छा, सब पेपर दे सकते हैं। देवजैन लिखा मैंने, देवजैन नहीं लिखा था, देवजैन भी है हाँ भाई, देवों को तो पहले रखना पड़ता है भाई शुभ काम में। पलक रही, पलक आई, पलक नहीं आई, चलो पलक, नेक्स्ट पलक। अभी रुक जाओ, जो उनका वीडियो ऑफ भी है ना उसमें कोई दुश्मन नहीं, लेट मी जस्ट सी कोई रेगुलर वाला इंसान जो आज नो हो। छह को तो लिख दिया मैंने, देव लिख दिया, जरूर नहीं। हार्दिक पत्नी, हार्दिक पत्नी, yes, you should say me I have keep my videos on every day, sir. You should send me the snapshot also, Snehansh. तुझे तो देखा ही नहीं मैंने सालों से, ऐसा लगता है मेरे को। चलिए, I've seen the list. I don't think others are available towards it. एक बार ऊपर से भी देख लेता हूँ, चलो ठीक है। तो we have filtered the names as of now. The names are एक रिदम दोषी, अभिषेक कोठारी, सुहानी, निष्का, मुस्कान, हिमांशु, चिरायु, माही, देव, पलक एंड हार्दिक। Eligible for tomorrow, ऋषभ पढ़ियर, नेक्स्ट लास्ट वन, ऋषभ पढ़ियर। क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री फॉर द डे, ठीक है। अगमप्रीत, आई एम सो सॉरी, ना तू मेरा दुश्मन था, ना है, ना रहेगा। लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर ऑन रखो, इंटरेक्ट करो, मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, तुम्हारा भला होने वाला है। मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है, तुम्हारा भला होने वाला है। वीडियो ऑन रखने से मेरा क्या भला होगा हिमांशु, मेरा क्या भला होगा, कुछ नहीं। बट तुमको मैं जान पाऊंगा, और जब मैं तुमको जान पाऊंगा तो किसका भला होगा, मेरा है तुम्हारा, तुम्हारा भला होगा। वैसे आप लोग, मुझे पता नहीं कैसे, बट जब आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स बैठते हो विदाउट वीडियो ऑन, ठीक है, तो भले ही आप अच्छे डेडिकेटेड हो, आप ध्यान देते होंगे, फिर भी आपको पता है आप 5 बार खड़े हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे, खाना पीना खा जाने पर बैट लेके वो क्रिकेट खेलने लगेगा वो इंसान। तो मेरे लेक्चर में बैट लेके बैठता है तो वो तो वहां पे 2-4 बॉल खेल लेगा उधर। तो कि चल सर अभी 2 मिनट कुछ पढ़ा रहे, रिपीट करें, मैं 2 मिनट खेल लेता हूँ। तो जितनी भी डिसिप्लिन हो, अगर आपको कोई वॉच करता है ना तो डिसिप्लिन बढ़ जाता है। अगर आपको कोई वॉच नहीं करता है ना, आप कितनी भी डिसिप्लिन हो जाओ जीवन में, मुझे लगता है क्लास में निष्का तलवार सबसे डिसिप्लिन बच्ची लगती है मुझे क्लास में, जो डेडिकेटेडली डिसिप्लिन लगती है। फिर भी है ना, फिर भी हर इंसान निष्का नहीं हो सकता, और हर बच्चा सेम नहीं हो सकता। तो आपके ऊपर ध्यान रखना मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस बढ़ने से प्रेपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी भी आई रिक्वेस्ट एवरीवन, डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ दिस। द ओनली रीजन व्हाई आई हैव केप्ट दिस सिनेरियो इज, शायद आप वीडियो आगे भी ऑन ना रखो, मुझे आपसे दुश्मनी जरा सा भी नहीं है, लेकिन एक तो पिंच देना है मेरे को कि भाई जो वीडियो रखेगा। और मोक्ष मंदोत, तेरा नेटवर्क ऑन, अगर नेटवर्क तेरा ठीक नहीं होता है, अगर नेटवर्क ठीक नहीं होता है मंदोत, मैंने 50 बार बोला है मुस्कान सबको कि जिसको इशू हो कोई बात नहीं, मैसेज डाल दो, कहा है या नहीं कहा, मैं 50 बार बोला है। इफ इन केस यू आर फेसिंग इश्यूज फॉर द डे, यू शुड मैसेज मी। और अगर आप मुझे एक बार मैसेज डालो कि 10 दिन के लिए एक मैसेज डाल दोगे, स्नैप कॉम्बिनेशन मैसेज टू जोनिक सर, अगले 10 दिन तक नेटवर्क अच्छा नहीं रहने वाला है, तो प्लीज आप प्लीज कर, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, बराबर, इतनी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। जय जिनेन्द्र, आई सी यू टुमारो फॉर द पेपर, बाय सी यू टाटा। मतलब क्या पूछने का है तेरे को? सर, हाँ, सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे थे तो उसमें ना एक टॉपिक समझ नहीं आया था, तो मैं वही पूछ रही थी कि आपसे डाउट कभी सॉल्व करवाना तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें। जैसे करे मुंबई आओगे, नहीं, मैसेज डाल दो कि सर मुझे डाउट है, व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं आपको कॉल कर दूंगा सामने से, ठीक है, ओके, बाय। यू कैन कॉल मी बट 12 to 1:30 के बीच में आप मुझे मैसेज डाल दो, मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है।